Hello and welcome back to Mama Baby etc. This is Shrishti and today I am declaring one more series for you all. हम इतिहास के कुछ ऐसे पहलुओं को इस सीरीज़ में छुएंगे जिन्हें हमने आज तक अनदेखा किया है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि जब भी हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन से बात करें तो इन पहलुओं को डिस्कस ज़रूर करें, कुछ बात करें और ऐसी बात करें कि उनके दिमाग में वो सही तथ्य जाए जो उन्हें जानना ज़रूरी है, ना कि वो तथ्य जो हमें ज़बरदस्ती घुटा के पिला दिए जाते हैं, जो अब तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में होता रहा है। नई शिक्षा नीति आई और उसमें 3 लैंग्वेजेस के इंक्लूजन की बात हुई, जिसमें कहा गया कि 2 स्थानीय लैंग्वेज होंगी, जिसमें हिंदी संस्कृत एक आपकी लोकल मातृभाषा जो है वो, और तीसरी आपकी ऑप्शनल या फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है। इस तरीके की बात पे कई सारे बुद्धिजीवियों ने बवाल खड़ा कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि इंग्लिश के बिना कैसे चलेगा, हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते, हम विश्व पटल पे जाके खड़े नहीं हो सकते, कंपटीशन में हमें नीचा देखना पड़ेगा। और सही भी बात है, आज तक अगर हम नहीं इंग्लिश बोलते हैं तो हमें कई जगह एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। आज यही सिचुएशन बन चुकी है। पर ये सिचुएशन क्यों बनी और कैसे बनी, क्या आपने कभी सोचा है? हम ये तो जानते हैं अंग्रेज़ आए भारत में, उस वजह से ये सब हुआ, पर एक स्पेशल नाम है, अगर आप जानते हो, मैकॉलेज मिनट काफ़ी फेमस हैं। अगर आपने अब तक उन्हें नहीं पढ़ा है तो अब ज़रूर पढ़िए। उनमें से मैं कुछ आज आपको बताऊंगी। मैकॉले जो थे, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले पूरा उनका नाम है, चाहे तो आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं। तो ये एक ऐसे शख्स थे जो इंडिया में 1835 में आए। इन्हें जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का हेड बनाकर भेजा गया और आते ही पहले कदम पढ़ते ही इनने कुछ ऐसे शब्द इंडिया के लिए निकाले जिन्हें पढ़कर मेरा तो खून खौला। आप लोगों को क्या लगता है, देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। टू बी ऑन लैंड आफ्टर 3 months at sea is of itself a great change, but to be in such a land, the dark faces with white turbans and flowing robes, the trees not our trees, the very smell of atmosphere that of a hot house, and the architecture as strange as vegetation. इनके शब्दों में इंडिया के लिए नफ़रत और एक हीन भावना साफ दिखती है। इनने आते ही सबसे पहले इंडिया के लोगों को बदसूरत और काला कहा। सफ़ेद पगड़ी पहनने वाला, रॉब्स मतलब साड़ियों जैसे लहराने वाले कपड़े पहनने वाले प्राणियों का देश कहा, जहाँ का वेजिटेशन स्ट्रेंज है, जहाँ की स्मेल उन्हें अच्छी नहीं लगी। ऐसे देश के लिए वो एक एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। कुछ समय बाद उन्होंने एक आदेश पारित करवाया, वो भी ज़बरदस्ती। उनका कहना था अगर उनका दिया हुआ ये आदेश पारित नहीं किया गया तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे। इसके चलते सारे देश में स्कूल्स को इंग्लिश मीडियम बना दिया गया। पहले तो उनका कहना था कि सारी पाठशालाओं को बंद कर दिया जाए और नई पाठशालाएं खोली जाएं। जो शिक्षाशालाएं अब तक संस्कृत या अरबी पढ़ाया करती थी, उन सब को बंद किया जाए। हालांकि शिक्षाशालाओं को तो बंद नहीं किया गया, किंतु उनका सिलेबस पूरी तरह रातों रात चेंज कर दिया गया। अब वहाँ पर संस्कृत या अरबी नहीं पढ़ाई जाती थी, उनकी प्राइमरी लैंग्वेज जो थी वो इंग्लिश बन चुकी थी। कई सारे क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स खुले और उन स्कूलों में सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाया जाता था। अब एक ऐसे देश के साथ जो सदियों से हिंदी, संस्कृत, अरबी ऐसी स्थानीय भाषा बोलते आया है, समझते आया है, उन लोगों के लिए सडनली एक नई भाषा का इंट्रोडक्शन कर देना कितना बुरा होगा, ये सोचिए। आज तो हम अपनी ही भाषा को वापस लाने की बात कर रहे हैं और आपको बुरा लग रहा है। ये तो पूरे तरह फॉरेन लैंग्वेज थी और इसे रातों रात स्कूलों में ज़बरदस्ती थोप दिया गया। और तब से लेके आज तक हम लोग ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गा रहे हैं और अपने श्लोकों को भूल चुके हैं। इस तरह की बात आज जब मैं आप लोगों के सामने कर रही हूँ तो आपको लगेगा मैं हिंदूवादी हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं धर्म निरपेक्ष बातें नहीं कर रही हूँ और मैं किसी एक धर्म का प्रचार कर रही हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपना दिमाग खोल के सोचिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं और भारतीयों को एक समय में विश्व गुरु कहा जाता था। हम
अपनी रियल हिस्ट्री को नहीं जानते। ये जो कार्य मैकॉले द्वारा किया गया उसकी पुष्टि एक लेटर करता है जो उन्होंने 12 अक्टूबर 1836 को अपने पिता को लिखा। देखिए उसकी कुछ ये पंक्तियाँ। इनमें साफ जाहिर होता है कि वे चाहते थे कि हिंदू अपना रिलीजन भूलें, अपनी भाषा भूलें। उनका साफ साफ कहना था कि ये सुनिश्चित किया जा सकता है अब कि आने वाले समय में भारतीयों का रंग और रक्त तो भारतीय होगा, लेकिन उनकी विचारधारा अंग्रेज़ों जैसी होगी। और देखिए आज वही हो चुका है। इस तरह से बीज डाले जाते हैं सदियों आगे चीज़ों को बर्बाद या आबाद करने के लिए। तो अगर आज हम कोई अच्छा बीज रोपने की कोशिश कर रहे हैं तो सोचिए आगे आने वाली जनरेशन्स को कितना फ़ायदा होगा। यूं ही नहीं कोई विश्व गुरु बन जाता। भारतीयों ने और हमारे यहाँ के स्कॉलर्स जो ऋषि मुनीज़ हुआ करते थे, जो बेसिकली रिसर्चर्स, साइंटिस्ट्स और टीचर्स हुआ करते थे, जिन्होंने बहुत स्टडीज़, रिसर्चेस करके इतनी वास्ट लिटरेचर बनाई, उन लोगों ने बहुत मुश्किल से हमारे देश को विश्व गुरु के नाम का दर्जा दिलाया था। और जिस देश से लगभग पूरी दुनिया ने ज्ञान लिया, मैं इस बात को बिना प्रूफ के नहीं कहूँगी। 2 चाइनीज़ ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, अगर आप गूगल करें तो आपको पता चलेगा। पहला नाम आता है फा वान का, जो बेसिकली एक बुद्धा फॉलोअर थे, बुद्धिज़्म के फॉलोअर थे, और वो हमारी धरती को विज़िट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जिस पावन धरती पर बुद्ध ने जन्म लिया है मैं उसे देखना चाहता हूँ। वो इंडिया में आए, बहुत मुश्किलों से 6 साल का लंबा सफ़र करके उन्होंने हमारे देश तक वो पहुँचे, और जहाँ जहाँ भी उन्हें लगता था कि बुद्धिज़्म के या बुद्ध के फुटप्रिंट्स हैं, वो वहाँ वहाँ हर जगह गए। और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इंडिया के वास्ट कल्चर के बारे में, इनफैक्ट लंका तक के वास्ट कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। इंडिया का वो पूरा हिस्सा जो अब पाकिस्तान में भी जा चुका है, जो पहले गांधार कहलाता था, वहाँ से लेके लंका तक की जर्नी उन्होंने तय की 6 सालों में। और वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी उस ऑटोबायोग्राफी में लिखी हैं। उन्होंने हमारे देश के कल्चर के बारे में, हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में, एक फलती फूलती डायनेस्टीज़ के बारे में जहाँ पे राजा कड़े दंड नहीं दिया करता था, प्रजा सरकारी ज़मीन पर अपने अनाज को उगाया करती थी और उसमें सिर्फ अपना एक भाग राजा को कर के रूप में दिया करती थी। ना भारी कर होते थे, ना गुनाहों की ज़्यादा सज़ा हुआ करती थी, फिर भी यहाँ पे क्राइम रेट 0 के बराबर था। इन सारी चीज़ों का उल्लेख उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया। और जाते वक्त वो कई सारी बुक्स यहाँ से लेके गए। कहा जाता है कि जब उन्होंने लंका से एक शिप बोर्ड की, जब वो एक शिप में बैठे तो तूफ़ान आया रास्ते में और उन्हें कहा गया कि अपना सारा सामान फेंको। उन्होंने इंडिया से ली हुई, भारत से ली हुई, ट्रांसलेट करके लिखी हुई किताबों को नहीं फेंका। उन्होंने अपना बाकी सारा सामान फेंक दिया, किंतु उन्होंने वो किताबों को नहीं फेंका और वो जाके उन्होंने चाइना के राज दरबारों में सबमिट की। ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि हमारे यहाँ से लिटरेचर बाहर गया है और उस लिटरेचर को अपने लैंग्वेज में चेंज करके अपनी सील ठप्पा लगा के मार्केट किया गया। दिस इज़ वेरी प्रेडिक्टेबल। दूसरा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो है हुआन सांग का। हुआन सांग नालंदा में पढ़ना चाहते थे, उनकी पढ़ने में बहुत रुचि थी और वो उन्हें इंडिया आने का परमिट नहीं मिला, तो वो चोरी छुपे डेज़र्ट पार करते हुए, सारी मुश्किलों को पार करते हुए वो नालंदा पहुँचे। और कहा जाता है कि उन्होंने 2 साल रुककर कोचिंग की, उन्होंने संस्कृत सीखी, जिससे कि वो आसानी से यहाँ पे आके
एंट्रेंस एग्ज़ाम जो नालंदा में हुआ करता था, जिसमें सिर्फ 20% बच्चे ही थ्रू कर पाते थे, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सके, इसके लिए उन्होंने संस्कृत इन कुछ सीखी, कुछ पढ़ाई उन्होंने की 2 साल रुक के, उसके बाद आगे का सफ़र तय किया। नाम का संग्रहालय अभी भी नालंदा में है और इन्होंने अपनी बायोग्राफी में नालंदा के बारे में बहुत सुंदर बातें लिखी हैं। इन्होंने ही बताया कि नालंदा एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो इतनी ह्यूज थी, जो इतनी बड़ी थी, जहाँ एक बार में 10,000 स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ा करते थे और 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए लगभग 1500 टीचर्स हुआ करते थे। तो यू जस्ट सी द रेशियो, एक बहुत अच्छा रेशियो हुआ करता था टीचर्स टू स्टूडेंट का। और हर एक लेक्चर हॉल अलग हुआ करता था, हर एक सब्जेक्ट के लिए लेक्चर हॉल जो होता था वो अलग हुआ करता था। उस ज़माने में 6th सेंचुरी की बात है ये, 5th सेंचुरी के मिड में नालंदा को स्थापित किया गया था और 6th सेंचुरी में ये अच्छे से फ्लॉरिश हो चुकी थी। इस समय में 9 मंजिला लाइब्रेरी नालंदा की हुआ करती थी। इतना वास्ट लिटरेचर हुआ करता था कि काफ़ी कुछ लिटरेचर को ट्रांसलेट करके ह्वेनसांग अपने साथ अपने देश लेकर गए। हमारे कई सारे टीचर्स, कई सारे रिसर्चर्स ऐसे थे जिन्होंने इंडिया के बाहर कदम रखा, बाहर के देशों में ये शिक्षा दीक्षा देने गए और उनके नाम चेंज करके लोगों ने उनकी रिसर्चेस अपनी लैंग्वेज में पब्लिश की। अगर इससे पहले महाभारत काल की बात की जाए, महाभारत काल में व्यास ऋषि के आश्रम के साथ साथ कण्व ऋषि, वशिष्ठ, विश्वामित्र और शौनक ऋषियों के आश्रम थे और ये सारे आश्रम बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ ही थी जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी और एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम डेवलप किया गया था जिससे कि हर एक बच्चे को नॉलेज मिल सके। जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ तक नहीं आ पाते थे पढ़ने के लिए, उनके लिए गाँव में मंदिरों में पाठशालाएं बनाई जाती थी। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदू धर्म में नॉलेज और रिलीजन हैंड टू हैंड चलता है। कण्व आश्रम के लिए कहा जाता है कि कण्व आश्रम जो था, इट वाज एसेम्बलेंस ऑफ हर्मिटेज, मतलब वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ पे आप एक स्पेशलाइजेशन करने के बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रमोट किए जाते थे। एंड इट वाज अ सीरीज़ ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जिसमें आपको ट्रैवल करना होता था और एक जगह आप स्पेशलाइजेशन एक सब्जेक्ट में लेने के बाद नेक्स्ट जगह आप प्रमोट होते थे। इतना ब्यूटीफुल सिस्टम था जो बाद में 12th सेंचुरी में आने के बाद डिस्ट्रक्ट किया गया पूरी तरह से। जहाँ पे शिक्षा और दीक्षा दी जाती थी ये काफ़ी पैटर्नाइज फॉर्म में होता था। ये इस तरह से नहीं होता था कि आप जस्ट स्टार्ट कर गए हैं और कहीं भी एंड कर जाएंगे। इट यूज़ टू बी पैटर्नाइज्ड और जब आप अपनी शिक्षा ख़त्म करते थे उसके बाद में वनगमन होता था। कुछ समय के लिए आपको बाहर जाना होता था। that used to be the time of practical knowledge। आपको बाहर जाना होता था और इस तरीके से हर एक इंसान PhD होता था, मतलब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना होता था। जो आप देख रहे हैं प्रकृति में, आसपास सोसाइटी में, उन चीज़ों को स्टडी करनी होती थी, उन चीज़ों का संकलन करना होता था और वापस आना होता था अपनी यूनिवर्सिटीज़ में अपनी रिसर्च पेपर्स को सबमिट करने के लिए। इतना प्रॉपर सिस्टम हुआ करता था। हर साल डिबेट्स होते थे और डिबेट्स जो होते थे वो इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होते थे जिनकी प्रॉपर गाइडलाइंस हुआ करती थी। सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, इन नियमों को फॉलो करते हुए आपको डिबेट करना होता था, ना कि अभी के न्यूज़ चैनल्स की तरह कि जिसको जो मनाया वो बोल दिया। अगर आप नियमों का उल्लंघन करते थे तो आपके पॉइंट्स डिडक्ट होते थे और इस तरीके से विजेता घोषित किया जाता था। कई जगह पे फीमेल गुरुज भी हुआ करती थी। स्टार्टिंग फ्रॉम गार्गी ये प्रथा हमेशा ही चलती आई है और इंडिया में हमेशा फीमेल भी गुरुज और स्टूडेंट्स हुआ करती थी। इन फॉरेन राइटर्स ने अपने बायोग्राफी में एक और चीज़ लिखी है कि हर वो ब्राह्मण जो शरीर से दरिद्र दिखता है इंडिया में, उसके पास इतना नॉलेज है कि उसको अपनी परवाह नहीं है। वो खुद को ग्रूम नहीं करना चाहता। वो उसका मोटिव सिर्फ एक रहता है कि वो देश और दुनिया तक अपने नॉलेज को पहुंचा सके, प्रवाह कर सके। इसीलिए इंडिया में हर हीन, दीन, दरिद्र दिखने वाले ब्राह्मण की भी पूजा की जाती थी, क्योंकि हमें पता होता था, हर इंसान को पता होता था कि ये बहुत ही एजुकेटेड, इंटेलिजेंट और लिटरेट पर्सन है। हर एक टेम्पल
जो था वो एक स्कूल हुआ करता था, यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो हायर एंड स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के लिए थी, और जो पाठशाला थी, जो सिंपल स्कूल्स थे, वो हर एक गांव में टेम्पल्स में हुआ करते थे। कुछ स्क्रिप्चर्स में तमिलनाडु में और साउथ इंडिया में देखा गया है, जो लिखा हुआ है अग्रहर हुआ करते थे। अग्रहर मतलब हर एक राजा अपने गांव के और अपने शहर के पंडितों को एक ऐसा घर दिया करता था जिसमें वरांडा होता था, आंगन होता था, जिसमें वो बैठा के बच्चों को ज्ञान दिया करते थे, उन्हें पाठ सिखाया करते थे। इसी तरह से मंदिरों में भी श्लोक का पाठ हुआ करता था, उन्हें एजुकेशन दी जाती थी, उन्हें शिक्षा दी जाती थी, और प्रॉपरली हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता था। एक प्लेस के साथ उन लोगों को अलाउंस भी दिया जाता था, जिससे कि वो अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली पढ़ा सकें। इन्नायरिम करके एक टेम्पल है जिसमें इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, और उसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है, 8th सेंचुरी में गौतम सिद्ध नाम के ऋषि ने चाइना में जाके नवग्रह कैलेंडर को चाइनीज़ कैलेंडर में कन्वर्ट किया था। बेसिकली ये नवग्रह कैलेंडर का ही कॉन्सेप्ट था जिसे कन्वर्ट किया गया था। इस कैलेंडर को चाइनीज़ कैलेंडर बोला गया फर्स्ट। सेकेंडली जो गौतम सिद्ध ऋषि थे उनका नाम खुतानज़दा करके पब्लिश किया गया। अब एक्चुअली ये एक प्रूफ है कि हमारे यहाँ के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो बाहर गए उनके वर्क को लोकल लैंग्वेजेस में पब्लिश किया गया, जिसमें काफ़ी सारे प्रूफ्स हैं जो आज हमें नहीं मिल पाते हैं, जिन्हें हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं कि वो बेसिकली इंडियंस थे। इसी तरह से इंडियन न्यूमरल्स को भी चाइनीज़ में कन्वर्ट किया गया था। तो काफ़ी सारा लिटरेचर, काफ़ी सारी नॉलेज इंडिया से ही चाइना गई है, और हम कहते हैं कि चाइना जो है इट्स एन एंशियंट, इट हैज़ एंशियंट नॉलेज। पर हमारा जो मेडिसिन है, मेडिसिन का जो नॉलेज है, जो लिटरेचर है, वो इंडिया से बाहर गया है 8th सेंचुरी में। 12th सेंचुरी तक बहुत नॉलेज था। उज्जैनी के भास्कराचार्य ने मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे लेवल तक डेवलप कर दिया था। डेसिमल्स उनने बताया, और भास्कराचार्य पे काफ़ी कुछ है बताने के लिए, जो मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, मैंने सोचा है। पर उस समय हमारा जो लिटरेचर था वो इस लेवल तक फ्लरिश हो चुका था कि कई देशों में उन चीज़ों को, उस लिटरेचर को ट्रांसलेट किया जा चुका था। 12th सेंचुरी में खिलजी आया और उसने नालंदा, विक्रमशिला, उदानपुरा, शारदा जो बेसिकली कश्मीर यूनिवर्सिटी थी, उन सब को डिस्ट्रक्ट किया। और ये डिस्ट्रक्शन एक बार नहीं हुआ, कहते हैं नालंदा को कई बार जलाया गया, उसको 2 बार वापस भी सेटल करने की कोशिश की गई, पर लिटरेचर जो जल गया वो वापस नहीं आ पाया। इस तरह से हमेशा ज्ञान को ख़त्म करने की लोगों ने कोशिश की है। जो लोग सिर्फ बल का उपयोग करना जानते हैं और मूढ़ बुद्धि के होते हैं, उन्होंने कई बार ऐसी कोशिशें की, और 12th सेंचुरी में बहुत नुकसान किया गया, और हमारे काफ़ी कुछ लिटरेचर को जला के खाक कर दिया गया। और इसी समय जब इन सारी यूनिवर्सिटीज़ को जलाया गया, उस समय अगेन इस्लामिक एजुकेशन को स्टैब्लिश करने की कोशिश की इनफैक्ट किया ही। अगेन अरबी और पारसी को इंट्रोड्यूस किया गया, और स्कूल्स में, पाठशालाओं में वो लैंग्वेजेस पढ़ाई जाने लगी। तो यहाँ से पहला डिस्ट्रक्शन शुरू हुआ, यहाँ से संस्कृत का नाश शुरू हुआ। तो इस तरह से इन लोगों ने इस्लामिक लैंग्वेजेस को इंडिया में पहले इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद 1835 में मैकॉले ने इंग्लिश को हमारे सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया। इतना सब होने के बावजूद भी कई सारे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के लोग जो थे, कई सारे हिंदू धर्म के फॉलोअर्स जो थे, धर्म गुरु थे, वो कई सारे हमारे डेटी के मूर्ति, हमारे भगवान के मूर्ति, हमारे लिटरेचर, हमारी बुक्स को लेकर गए। उन्होंने किसी तरह कुछ चीज़ें छुपाई और उन चीज़ों को रिटेन करने की कोशिश की। काफ़ी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी बहुत सारी जगह कन्वर्ट हो चुकी थी, ट्रांसलेट की जा चुकी थी दूसरे लैंग्वेजेस में, जैसे कि चाइनीज़ में, जापानीज़ में, कोरियन लैंग्वेजेस में। उन चीज़ों को हम भले ना रिटेन कर पाए हों, पर वो नॉलेज उन कंट्रीज़ में रिटेन हो गया।
और ये जो हमारा पतन था जो 12th सेंचुरी के बाद स्टार्ट हुआ, ये काफ़ी लंबे समय तक चला और इसके वजह से देश की हालत बहुत ख़राब हुई। हमारे पास अन्न नहीं था, अच्छे क्वालिटी का जो ग्रेन था, कपड़ा था, मेटल्स थे, धातुएं थी, सोना चांदी स्टील सब कुछ एक्सपोर्ट किया जाने लगा, सब कुछ एक्सपोर्ट करके भेज दिया जाता था और हमारे पास बहुत कम कुछ खाने को बचता था। और जब इंसान के पास कुछ खाने को ही नहीं बचता है तो पढ़ना तो दूर की बात होती है, जब तक पेट नहीं भरा होता तब तक ज्ञान भी नहीं आ सकता इंसान को। तो बहुत बुरा समय इंसान का उस समय भारतीयों का शुरू हो चुका था और उस समय लोग बहुत कम पढ़ पाते थे। फिर भी कुछ कुछ पाठशालाओं में, स्पेशली साउथ इंडिया में, काफ़ी कुछ संस्कृत को रिटेन किया गया और उस समय काफ़ी सारी श्लोक का पाठ, काफ़ी मैथमेटिक्स की स्टडीज़, एस्ट्रोनॉमी, ये सब उस समय भी पढ़ाई जाती थी। पर उस लेवल के जो धर्म गुरु थे, जो शिक्षक थे, जो रिसर्चर्स थे, वो सब जा चुके थे और वो जो लेवल था नॉलेज का वो डिग्रेड हो चुका था। एक तरफ तो बगदाद जैसे देश में इंडिया के लिटरेचर को ट्रांसलेट करके एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स पढ़ा जा रहा था, वहीं दूसरे तरफ इंडिया में साइंस गायब हो चुका था। अकबर के शासन में थोड़ा बहुत कुछ सुधरा, थोड़ी चीज़ें कुछ रिटेन हुई, टैक्सेस थोड़े बहुत कुछ कम हुए, जो पहले 59% तक लोगों से लिए जाते थे वो थोड़े बहुत कुछ कम हुए, पर नॉलेज कहीं नहीं था, साइंस कहीं नहीं था। जो बचा था वो थी पोएट्री, डांस और सब एंटरटेनमेंट। अदरवाइज़ लिटरेचर जैसी कोई चीज़ें नहीं बची थी। कुछ चाइनीज़ ऑटोबायोग्राफीज़ में ये भी लिखा था कि 6th और 7th सेंचुरीज़ तक इंडिया में उन्हें कहीं भी मांस, मंदिरा, इन सब का नामो निशान ही नहीं मिला। उन्हें हर जगह एक हैप्पी इकोनॉमी मिली जहाँ पे लोग, जो वेजिटेशन था वो लोकली ग्रोन था, जो लोकली लोग जो फूड उगाया करते थे, जो ग्रेन्स उगाया करते थे, वो उनके खाने का पार्ट था। लोग अपना वेजिटेशन खुद करना जानते थे, लोग कृषि करना जानते थे। इस तरह से ये भी क्लियर होता है कि मुग़ल काल आने से पहले हमारे देश में मांस, मंदिरा का चलन नहीं था। अब इस समय तक हिंदुस्तान की कमर तो ऑलरेडी टूट ही चुकी थी। औरंगज़ेब के शासन में सब कुछ तबाह हो चुका था। जो हमारे शहर थे उनके नाम बदल दिए जा चुके थे, जो लिटरेचर बचा खुचा था उन्हें एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। हमें भी नहीं पता कि हमारे लिटरेचर किस जगह छुपे होंगे। कई जगह इजिप्ट में हमारे लिटरेचर मिलते हैं, जो एलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी है वो भी इजिप्ट में ही है, और कई सारे इस्लामिक कंट्रीज़ में हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स छुपे हुए हैं, ऐसी बातें कही जाती हैं। इसके बाद में जब ब्रिटिश काल आया, ब्रिटिश काल आते आते ऑलरेडी हिंदुस्तान दरिद्र हो चुका था। उसके पास में ना खाने को अच्छा खाना था, ना पढ़ने के लिए किताबें। जो बचे खुचे कुछ लोग थे जो अपनी मेहनत से करना चाहते थे, हमेशा हिंदुस्तानियों ने कोशिश की है अपने दम पे वापस खड़े होने की, अपने आप को सिद्ध करने की, और हम हमेशा से ही इंटेलिजेंट होते थे। आज भी आईटी वर्ल्ड में इंडियंस ही सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ें अपनी पीढ़ियों, पुरानी पीढ़ियों से मिली हैं और उन चीज़ों की हम आज कद्र नहीं कर रहे। तो उस समय भी ये था, जो कुछ लोग थे वो नॉलेज रिटेन करना चाहते थे, पर अब कुछ नहीं बचा था। इसीलिए ये सारी नीतियाँ जो मैकॉले जैसे लोग लेके आए वो सफल हुई। उन लोगों ने इंडिया में अंग्रेज़ी को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जो फर्स्ट लैंग्वेज होती थी वो इंग्लिश हुआ करती थी और जो सेकंड लैंग्वेज होती थी वो मातृभाषा हुआ करती थी। इसलिए हर एक इंसान में ये चीज़ें कूट कूट के भर दी गई थी कि आपकी अपनी लैंग्वेज अगर आप बोलते हो तो ये आपके लिए शर्म की बात है। इस तरह से जो इंसान का सेल्फ़ कॉन्फिडेंस था, सेल्फ़ स्टीम था, उसके ऊपर डायरेक्ट वार किया गया। और वो इंसान जो अपनी भाषा बोलने में कॉन्फिडेंट होता था, आज वो अपने नॉलेज को दूसरों को बताने में हिचकने लगा। इनफैक्ट आज भी हम अगर किसी के सामने खड़े होते हैं तो जितना अच्छी तरह से हम अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं, उतना अच्छा हम किसी फॉरेन लैंग्वेज में नहीं बोल सकते।
इस तरह से चीज़ें इंडिया में आई और हमारे सिस्टम को पूरा बिगाड़ दिया गया। जो विश्व गुरु हम कहलाते थे, अब दूसरे लोग फ्लोरिश होने लगे। जब 12th सेंचुरी के बाद इंडिया का पतन होना शुरू हुआ, उसी समय दूसरे जगह जो थी, जो यूरोप था, जर्मनी था, वेस्ट कंट्रीज़ थी, वो सब फ्लोरिश हो रही थी। वो सारे अपने आप का लिटरेचर बढ़ा रहे थे और इस समय हमारा लिटरेचर का पतन हुआ और हम इस कंडीशन में आ गए। इसलिए इस पॉइंट पे मैंने इस वीडियो को शुरू किया कि आज हम डगमगाए हुए हैं। हमें समझ नहीं आता कि हमें यहाँ कुछ पकड़ना है या यहाँ पकड़ना है, हमें अंग्रेज़ी का साथ देना है या हमें संस्कृत का साथ देना है। अगर हम चाहते भी हैं, अगर हम अपने हिंदुस्तान की कल्चर को पकड़ना भी चाहते हैं, तो वो उसी तरह के लोग जो सोचते हैं कि इंग्लिश से ही हमारा भला होगा या हम कुछ नहीं कर सकते इंग्लिश के बिना, उस तरह के लोग हमारी टांगें खींच लेते हैं। तो आप ये चीज़ डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। हमारे पास इतनी कैपेबिलिटीज़ है कि हम 6-7 लैंग्वेजेस आसानी से सीख सकते हैं, तो क्यों संस्कृत नहीं? क्यों हम शर्माते हैं अपनी लैंग्वेज बोलने में? सारी लैंग्वेज सीखिए और फिर से ये प्रूफ करके दिखाइए कि हम आज भी विश्व गुरु साबित हो सकते हैं। संस्कृत इतनी टेक्निकल लैंग्वेज है कि कहा जाता है कि वो हर लैंग्वेज की जननी है। हालांकि और भी एंशिएंट लैंग्वेजेस हैं, जितनी टेक्निकलिटीज़ संस्कृत में हैं उतनी और किसी लैंग्वेज में नहीं है। इसीलिए उससे और कई सारी लैंग्वेजेस का, लगभग सारी लैंग्वेजेस का उत्थान हुआ है या जन्म हुआ है। कहा जाता है 31,000 धातुएं हैं संस्कृत लैंग्वेज में। इस चीज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों के लिए कि संस्कृत क्यों टेक्निकली इतनी स्ट्रॉन्ग है। इसी पॉइंट के साथ मैं इस वीडियो को विराम देना चाहती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने वाली शिक्षा नीति में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गर्व से अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को अपनाइए और उन चीज़ों को खोजने की कोशिश कीजिए जिन्हें हम आज तक नहीं खोज पाए। तो मेरे इस सीरीज़ में मेरा साथ दीजिए और आने वाले वीडियो का इंतज़ार करिए। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।